आप सुन रहे हैं दो पार्टों के बीच। ये कहानी है अधेड़ उम्र की राधा और जवान जितेंद्र के शारीरिक संबंधों की। दिन महीनों सालों लंबी ये नाजायज लत कहाँ ले जाएगी जितेंद्र और राधा को? क्या होगा जब कहानी गुजरेगी एक बाप के डर, एक लड़की की मासूमियत और एक जानलेवा धोखे से? सुनते हैं कहानी दो पार्टों के बीच। जितेंद्र सरिसाम और राधा कहार पैसों से भले ही गरीब थे, लेकिन सेक्स के मामले में किसी रईस से कम नहीं थे। भोपाल के पॉश इलाके बाग मुगालिया की रिहायशी कॉलोनी डिवाइन सिटी के एक 2 मंजिला बंगले में रहने वाले 26 वर्षीय जितेंद्र को अक्सर अमीरों जैसी फीलिंग आती थी। भले ही वो जानता समझता था कि इस महंगे डुप्लेक्स मकान में वो कुछ दिनों का मेहमान है, इसके बाद तो फिर किसी झोपड़े में आशियाना बनाना है। दरअसल जितेंद्र पेशे से मजदूर था। चूंकि रहने का कोई ठिकाना नहीं था, इसीलिए ठेकेदार ने उसे इस शानदार मकान में रहने की इजाजत दे दी थी, जो अभी बिका नहीं था। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि जहां जहां भी कॉलोनियां बनती हैं, वहां वहां ठेकेदार या कंस्ट्रक्शन कंपनी मजदूरों को बने अधबने मकानों में रहने को कह देती है। इससे मकान और सामान की देखभाल भी होती रहती है और मजदूरों के वक्त बेवक्त भागने का डर भी नहीं रहता। मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य जिले छिंदवाड़ा की तहसील जुन्नार देव के गांव ग्रोकला का रहने वाला जितेंद्र देखने में हैंडसम लगता था और उन लाखों कम पढ़े लिखे नौजवानों में से एक था जो काम और रोजगार की तलाश में शहर चले आते हैं। इन नौजवानों के बाजुओं में दम, दिलों में जोश और आंखों में सपने रहते हैं कि वो खूब मेहनत करके ढेर सा पैसा कमाकर रईसों सी जिंदगी जिएंगे। ये अलग बात है कि अपनी ही हरकतों और व्यसनों की वजह से वे कभी रईस नहीं बन पाते। जितेंद्र भोपाल आया तो उसके सामने भी पहली समस्या काम और ठिकाने की थी। जान पहचान के दम पर भागदौड़ की तो न केवल मजदूरी का काम मिल गया, बल्कि ठेकेदार ने रहने के लिए एक अधबना मकान भी दे दिया। ये कमरा जितेंद्र के लिए जन्नत से कम साबित नहीं हुआ। आने के 4 दिन बाद ही उसे पता चला कि बगल वाले कमरे में एक अकेली औरत रहती है, जिसका नाम राधा है। बातचीत हुई और पहचान बढ़ी तो उसे ये जानकर खुशी हुई कि राधा भी उसकी तरह न केवल अकेली है, बल्कि उसके ही जिले यानी छिंदवाड़ा की रहने वाली है। 35 वर्षीय राधा को देखकर कोई नहीं कह सकता था कि वो 13 साल के एक बेटे की माँ भी है। गठीले कसे बदन की सांवली छरहरी राधा जैसी पड़ोसन पाकर जितेंद्र खुद को धन्य समझने लगा। जल्द ही दोनों में दोस्ती हो गई। इस इलाके के लोग जब बाहर निकलते हैं तो उनकी बातें अपने इलाके के इर्द गिर्द घूमती रहती हैं। जितेंद्र को राधा ने बता दिया कि उसकी शादी कोई 15 साल पहले मदन कहार से हुई थी, जिसने उसे छोड़ दिया है। बेटा उसके पिता यानी अपने नाना के घर रहता है और जिंदगी गुजारने की गरज से वो भी उसकी तरह मजदूरी कर रही है। कुल मिलाकर वो इस दुनिया में अकेली है। ऐसी ही बातों के दौरान एक दिन जितेंद्र ने उससे कहा, अकेली कहाँ हो, मैं जो हूँ तुम्हारा। इतना सुनने के बाद राधा बहुत खुश हुई और उसी रात दोनों एक दूसरे के हो भी गए। आग और घी पास रखे जाए तो नतीजा क्या होता है, ये जितेंद्र और राधा की हालत देखकर समझा जा सकता था। जितेंद्र ने पहली बार और राधा ने मुद्दत बाद शारीरिक सुख का आनंद लिया तो दोनों एक दूसरे की उम्मीदों पर पूरी तरह खरे उतरे। दोनों दिन भर मजदूरी करते थे और शाम के बाद रात को एक दूसरे में समा जाते थे। धीरे धीरे दोनों पति पत्नी की तरह रहने लगे। चूल्हा चौका एक हो गया, गृहस्थी के लिए आने वाला राशन पानी एक हो गया, खर्चे एक हो गए, फिर देखते ही देखते बिस्तर भी एक हो गया। यानी दोनों लिव इन रिलेशन में रहने लगे। दूसरे नए मजदूर साथी इन्हें मियां बीवी ही समझते थे, लेकिन पुराने जानते थे कि हकीकत क्या है।
प्यार और शारीरिक सुख में डूबते उतरते जितेंद्र और राधा को दुनिया जमाने की परवाह नहीं थी कि कौन क्या कहता सोचता है। वे तो अपनी दुनिया में मस्त थे, जहां तन्हाई थी, सुकून था और प्यार के अलावा रोज तरह तरह से किया जाने वाला सेक्स था, जो मजे को 2 गुना 4 गुना कर देता था। देखा जाए तो दोनों वाकई स्वर्ग की सी जिंदगी जी रहे थे, जिसमें कोई बाहरी दखल नहीं था, ना तो कोई कुछ पूछने वाला था और ना ही कोई रोकने टोकने वाला। इन्हें और इनकी जिंदगी देखकर कोई भी रश्क कर सकता था कि जिंदगी हो तो ऐसी, प्यार और शारीरिक सुख में डूबी हुई, जिसमें गरीबी या अभाव आड़े नहीं आते। राधा पर भले ही कोई बंदिश नहीं थी, लेकिन जितेंद्र पर थी। इस साल की शुरुआत से ही उसके घर वाले उस पर शादी कर लेने का दबाव बना रहे थे, जिसे शुरू में तो वो तरह तरह के बहाने बनाकर टरकाता रहा, लेकिन घर वालों, खास तौर से गांव में रह रहे पिता भारत सिंह को उसकी दलीलों और बहानों से कोई लेना देना नहीं था। उनकी नजर में बेटा ठीक ठाक कमाने लगा था, इसीलिए अब उसे शादी के बंधन में बांधना जरूरी हो चला था, जिससे वो घर गृहस्थी बसाए और बहके नहीं। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि बेटा 4 साल पहले भोपाल आने के तुरंत बाद ही बहक चुका था। घर वालों का दबाव जितेंद्र पर बढ़ा तो उसने शादी के बाबत हाँ कर दी, लेकिन उसने जब ये बात राधा को बताई तो वो बिफर उठी। उसने साफ साफ कह दिया कि वो उसे किसी दूसरी औरत, चाहे वो उसकी ब्याहता ही क्यों ना हो, से बटते नहीं देख सकती। राधा की बात सुनकर जितेंद्र सकपका उठा। घर वालों को वो शादी के लिए ना कहता तो वे भोपाल आ टपकते, और राधा उसकी मजबूरी को समझने के लिए तैयार नहीं थी। अब एक तरफ कुआं था तो दूसरी तरफ खाई थी। धर्म संकट में पड़े जितेंद्र ने राधा को तरह तरह से समझाया, घर वालों की दुहाई दी और ये वादा भी कर डाला कि वो होने वाली पत्नी रिनीता को भोपाल नहीं लाएगा, बल्कि बहाने बनाकर उसे गांव में ही रहने देगा। अपने आशिक की इस मजबूरी से समझौता करते हुए राधा को आखिर तैयार होना ही पड़ा। मई के महीने में जितेंद्र अपने गांव गुरी कला गया और सलैया गांव की रिनीता से उसकी शादी हो गई। रिनीता काफी खूबसूरत भी थी और मासूम और भोली भी, जो शादी तय होने के बाद से ही सपने देख रही थी कि शादी के बाद वो पति के साथ भोपाल जाकर रहेगी। जब वो काम से लौटेगा तो उसके लिए अच्छा अच्छा खाना बनाकर खिलाएगी और दोनों भोपाल घूमेंगे फिरेंगे। इधर राधा चिलचिलाती गर्मी के अलावा ईर्ष्या की आग में भी जल रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि नई नवेली पत्नी के चक्कर में फंसकर जितेंद्र उसे भूल जाए और 4 साल सुख भोगने के बाद वो फिर अकेली रह जाए। रह रहकर उसे दिख रहा था कि जितेंद्र रिनीता की मांग में सिंदूर भर रहा है, उसे मंगलसूत्र पहना रहा है और उसके साथ 7 फेरे लेने के बाद सुहागरात मना रहा है। वो जल भुनकर खाक हुई जा रही थी। राधा के पास सांत्वना देने वाली इकलौती बात ये और थी कि जितेंद्र पत्नी को साथ लेकर नहीं आएगा और फिर दोनों पहले की तरह मौज मस्ती में डूब जाएंगे। ऐसा हुआ भी। जितेंद्र शादी के कुछ दिनों बाद जब भोपाल आया तो उस समय वो अकेला था। ये देख राधा खुशी से फूली न समाई और उसकी बाहों में झूल गई। दोनों फिर अपनी दुनिया में मशगूल हो गए। शादी के बाद रिनीता के साथ सेक्स में जितेंद्र को वो मजा कतई नहीं आया था जो भोपाल में राधा के साथ आता था। रिनीता शर्मीली थी और सेक्स के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानती थी, जबकि जितेंद्र पक्का खिलाड़ी था, जिसे नाज नखरे, मनाना और देरी बिल्कुल पसंद नहीं आती थी। बहाने बनाकर वो रिनीता को घर छोड़ आया। जब उसने रिनीता की कोई खोज खबर नहीं ली तो पिता भारत को चिंता हुई। लिहाजा 3 महीने इंतजार करने के बाद उन्होंने रिनीता को भोपाल भेज दिया। अपने पिता से डरने वाला और उनका लिहाज करने वाला जितेंद्र रिनीता को भोपाल आया देख सकते में आ गया, जबकि राधा के तो मानो तन बदन में आग लग गई। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता था, इसीलिए वो कसमसा के रह गई।
कुछ दिन तो दोनों सब्र का दामन थामे एक दूसरे से बेमन से दूर रहे, लेकिन अगस्त के महीने की बारिश राधा के तन मन को कुछ इस तरह सुलगा रही थी कि उससे जितेंद्र की दूरी बर्दाश्त नहीं हो रही थी। इधर रिनीता खुश थी। भीड़ भाड़ वाले शहर की रौनक, मौसम और अपना घर इस नई नवेली को उत्साह और रोमांच से भर रहे थे, लेकिन पति की बेरुखी की वजह से वो समझ नहीं पा रही थी। राधा को उसने दूर से देखा भर था, जिसने पड़ोसन होने का शिष्टाचार भी नहीं निभाया था। इसे वो शहर का दस्तूर मानकर चुप रही और रोज सच संवर कर पति का दिल जीतने की कोशिश करती रही। 2 सितंबर को वो उस वक्त सन्न रह गई जब उसने दिन दहाड़े पति को राधा के साथ एकदम निर्वस्त्र हालत में रंगरलिया मनाते देख लिया। रिनीता पर बिजली सी गिरी। पति और पड़ोसन की बेशर्मी और बेहयाई के दृश्य देख उसका सब कुछ लुट चुका था। पति की हकीकत उसके सामने थी, क्योंकि वो पहले ही उससे खींचा खींचा रहता था। जितेंद्र राधा के साथ रास लीला मनाकर वापस आया तो भरी बैठी रिनीता ने उससे सवाल जवाब करने के साथ साथ उसके नाजायज संबंधों पर भी सख्त एतराज जताया। पहले तो जितेंद्र ने सफाई देकर उसे तरह तरह के बहाने और दलीलें देकर बहलाने फुसलाने की कोशिश की, लेकिन कुछ देर पहले ही रिनीता ने जो देखा था उससे कोई भी पत्नी समझौता नहीं कर सकती। लिहाजा वो पति पर भड़क गई। बात बढ़ते देख रिनीता ने उसे धमकी दे दी कि सुबह होते ही वो ससुर को उसकी सारी करतूत बता देगी। इस पर जितेंद्र की रूह कांप उठी। उसे मालूम था कि सख्त और उसूलों के धनी उसके पिता को ये सब पता चलेगा तो वो उसे यहीं से छिंदवाड़ा तक घसीटते हुए ले जाएंगे और उसका जो हाल करेंगे वो नाकाबिले बर्दाश्त होगा। पति पत्नी में तू मैं चल ही रही थी कि उसी समय राधा भी वहां आ पहुंची और जितेंद्र के पक्ष में बोलने लगी। राधा और रिनीता दोनों खूंखार बिल्लियों की तरह लड़ते हुए एक दूसरे को दोषी ठहराने लगी। इसी दौरान जितेंद्र ने फैसला ले लिया कि रिनीता उसे वो सुख नहीं दे सकती जो कि राधा देती है। लिहाजा उसने उसी समय दोनों में से राधा को चुनने का फैसला ले लिया। इसके बाद जितेंद्र ने पत्नी रिनीता की गर्दन दबोच ली। राधा भी उसका साथ देने आ गई और दोनों ने उसका गला घोंट दिया। कुछ देर छटपटाकर रिनीता वहीं लुढ़क गई। हत्या तो कर दी, लेकिन इसके बाद जितेंद्र और राधा दोनों घबरा उठे कि अब लाश का क्या करें। लेकिन कुछ तो करना ही था। उन्होंने उसकी लाश बोरे में भरकर एक नाले में फेंक दी। फिर 5 सितंबर को खुद को हैरान परेशान दिखाता हुआ जितेंद्र बाग मुगालिया थाने पहुंचा और अपनी पत्नी रिनीता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। टीआई शैलेंद्र शर्मा को उसने बताया कि उसकी 22 वर्षीय पत्नी रिनीता 3 दिनों से गायब है, जिसकी वो हर मुमकिन जगह तलाश कर चुका है, लेकिन वो नहीं मिली। अनुभवी शैलेंद्र शर्मा ने जब सारी जानकारी ली तो उन्हें लगा कि आम तौर पर नव विवाहितों के नैतिक अनैतिक संबंध हादसे की वजह होते हैं। उन्होंने जब और गहराई से जितेंद्र से सवाल जवाब किए तो ये जानकर हैरान रह गए कि रिनीता तो भोपाल में एकदम नई थी। इसी पूछताछ में राधा का और जिक्र आया तो उन्हें कहानी कुछ कुछ समझ आने लगी। रिपोर्ट दर्ज कर टीआई ने जितेंद्र को जाने दिया, लेकिन उसके पीछे अपने मुलाजिम लगा दिए, जो जल्द ही काम की ये जानकारी खोद कर ले आए कि जितेंद्र और राधा के कई सालों से नाजायज संबंध हैं और दोनों पति पत्नी की तरह रह रहे हैं। मामला जब भोपाल एसपी संपत उपाध्याय के पास पहुंचा तो उन्होंने एएसपी संजय साहू और एसडीपीओ अनिल त्रिपाठी को इस मामले की छानबीन के लिए लगा दिया। पुलिस वालों को ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ी। 6 दिसंबर को इसी इलाके की एक और कॉलोनी रुचि लाइफस्केप के चौकीदार गोवर्धन साहू ने पुलिस को इत्तला दी कि कॉलोनी के पास बहने वाले नाले में एक बोरे में लाश तैर रही है। लाश बरामद करने के लिए पुलिस टीम नाले के पास पहुंची तो लाश के बोरे के बाहर झांकते पैर साफ बता रहे थे कि वो किसी युवती की है। पुलिस बोरा खोल पाती इसके पहले ही जितेंद्र वहां पहुंच गया
और बिना लाश देखे ही कहने लगा कि ये उसकी पत्नी रिनीता की लाश है। बात अजीब थी, लेकिन एक तरह से खुद जितेंद्र ने जल्दबाजी में अपने गुनाह की पोल खोल दी थी। फिर कहने करने को कुछ नहीं बचा था। अनिल त्रिपाठी ने जितेंद्र को बैठाकर पुलिसिया अंदाज में पूछताछ की तो उसने सब कुछ उगल दिया, जिसकी बिना पर राधा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। दरअसल सितंबर के पहले सप्ताह में भोपाल में जोरदार बारिश हो रही थी। हत्या के बाद जितेंद्र और राधा ने रिनीता की लाश को बोरे में बंद कर ये सोचते हुए घर से कुछ ही दूरी पर नाले में फेंक दिया था कि वो पानी में बह जाएगी और कुछ दिनों में सड़ गल जाएगी। फिर किसी को हवा भी नहीं लगेगी कि रिनीता कहाँ गई। बाद में जितेंद्र घर वालों के सामने उसके गायब होने का कोई भी बहाना बना देगा। इसके बाद दोनों पहले जैसी ही जिंदगी जिएंगे। पर लाश नहीं बही तो दोनों को चिंता हुई। जितेंद्र, जिसने 3 दिन बाद पत्नी की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, वो दरअसल बोरे की निगरानी कर रहा था कि बोरा वहां से बहे तो पिंड छूटे। 6 दिसंबर को जब चौकीदार ने पुलिस को नाले में लाश पड़ी होने की खबर दी तो वो पुलिस टीम के पीछे पीछे ही पहुंच गया और बोरा खुलने से पहले लाश की पहचान भी कर ली। अब राधा और जितेंद्र जेल में बैठे अपने मौज मस्ती के दिन याद करते कलप रहे हैं। दोनों को सजा होनी तय है, लेकिन बड़ी गलती जितेंद्र की है, जिसने अधेड़ प्रेमिका की हवस के लिए बेगुनाह बीवी को ठिकाने लगाना ज्यादा बेहतर समझा। नाजायज संबंधों का ऐसा अंजाम नई बात नहीं है, लेकिन अगर जितेंद्र घर वालों से बगावत करके और उनकी परवाह ना करते हुए राधा से ही शादी कर लेता तो दोनों शायद हत्या के गुनाह से भी बच जाते। आप सुन रहे हैं माँ की भूमिका में चमेली। बिना शादी, बिना सिंदूर, बिना मंगलसूत्र का ये रिश्ता लिव इन रिलेशनशिप का था। अपनी बेटी के इस रिश्ते को नाम देने के लिए चमेली किस हद तक गुजर जाएगी, सुनते हैं कहानी माँ की भूमिका में चमेली। छत्तीसगढ़ का शहर बिलासपुर हाईकोर्ट होने की वजह से न्यायाधानी के नाम से जाना जाता है। दिनेश अपने परिवार के साथ बिलासपुर के जयरा भाटा के मंझवा पारा में रहता था। वह अपने ही मोहल्ले की किशोरी वीना कौशिक को भगा ले गया था। यह भी कह सकते हैं कि वीना दिनेश के साथ जीने मरने की कसम खाकर अपने घर की दहरी लांग आई थी और उसके साथ लिव इन रिलेशन में रहने लगी थी। वीना के पिता जवाहर कौशिक अपनी पत्नी चमेली और बेटी वीना से अलग दूसरे मोहल्ले में रहते थे। सिर्फ मां चमेली ही वीना की एकमात्र गार्जियन थी। वीना अभी 18 वर्ष की हुई थी कि उसे दिनेश से प्रेम हो गया। फिर एक दिन वह घर से बिना बताए गायब हो गई। दिनेश के पिता रविशंकर श्रीवास की हेयर कटिंग सैलून थी, जिससे वे परिवार का भरण पोषण करते थे। दिनेश भी पिता की दुकान पर काम करता था। वह अल्पायु में ही पढ़ाई छोड़ चुका था। फिलहाल वो 21 वर्ष का था। दिनेश और वीना एक दूसरे का हाथ थामकर घर से निकले तो कुछ दिन रायपुर में बिताने के बाद बिलासपुर आ गए। इस शहर में वह तिफरा में किराए का मकान लेकर रहने लगे। दिनेश एक सैलून में नौकरी करने लगा ताकि वीना की और अपनी जिंदगी को हसीन बना सके, लेकिन यह संभव ना हो सका। दिनेश के पिता रविशंकर और मां नूतन को यह पता चला कि बेटा वीना के साथ सुखपूर्वक रह रहा है तो वे मौन रह गए, लेकिन वीना की मां चमेली मौन नहीं रह सकी। एक दिन जब दिनेश काम पर गया हुआ था तो वीना की मां आ धमकी। वीना ने मां को बैठाया, चाय पानी को पूछा। दोनों की बातचीत हुई तो चमेली आंसू बहाते हुए कहने लगी, बेटी तुमने ये क्या कर दिया? हमारी तो सारी इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। वीना मां की बातें सुनती रही। बातों बातों में चमेली ने पूछा, बेटा तुमने दिनेश से ब्याह कहाँ किया? गवाह कौन कौन थे? इस पर वीना का सर झुक गया। वो बोली, मां हमने अभी तक विवाह नहीं किया है। इस पर चमेली स्तब्ध रह गई। बोली,
तुम बिना विवाह के दिनेश के साथ कैसे रह सकती हो? ये तो पाप है बेटी। वीना चुपचाप मां की बातें सुनती रही। चमेली ने आगे कहा, तुम खुश तो हो ना? मैं तुम्हारी शादी दिनेश से ही करा दूंगी। ऊंच नीच तुम क्या जानो? औरत के लिए मंगलसूत्र और सिंदूर का बड़ा महत्व होता है। समाज में रहकर उसी के हिसाब से जीना पड़ता है और उसके नियम कायदे मानने होते हैं। तुम अगर मेरी बात नहीं मानोगी तो पछताओगी। वीना कुछ दिन दिनेश के साथ रहकर समझ गई थी कि प्यार के शुरुआती आकर्षण वाले मीठे सपने जब हकीकत के कठोर धरातल पर टकराते हैं तो किरचा किरचा बिखर जाते हैं। उसे मां का सहारा मिला तो वो फट पड़ी और आंखों में आंसू लिए मां की गोद में सिर रखकर रोने लगी। मां ने उसे ढांढस बंधाया, फिर बोली, बेटा तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है, लेकिन मैं मां हूं। मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगी तो और कौन करेगा? वीना मां की ओर आशा भरी निगाहों से देखने लगी। चमेली ने कहा, अच्छा अब तो दिनेश के साथ खुश है या नहीं? साफ साफ बता। वीना ने बहुत सोचा, फिर कहा, मां मुझे लगता है कि मैंने भूल की है। मुझे दिनेश के लिए घर नहीं छोड़ना चाहिए था। बताओ अब मैं क्या करूं? चमेली ने कहा, अच्छा अभी तुम मेरे साथ चलो, बाद में देखेंगे कि क्या करना है। वीना तैयार हो गई। घर में ताला लगाकर उसने चाबी पड़ोस के ही महिला को दे दी थी। इसके बाद वह मां चमेली के साथ घर मन्ना डोला चली गई। रात में जब दिनेश काम से घर लौटा तो वहां ताला लगा था। पड़ोस से पता चला कि वीना की मां आई थी। वह उसे अपने साथ ले गई है। घर का ताला खोला और चुपचाप लेट गया। उसकी आंखों के आगे अंधेरा फैला हुआ था। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। उसने दरवाजा खोला तो 2 पुलिस वाले खड़े थे। उन्हें देखकर दिनेश डर गया। पुलिस वाले उसे थाना सिविल लाइंस ले गए। एक पुलिस वाले ने उसे बताया कि उस पर वीना नाम की लड़की को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का आरोप है। केस दर्ज हो चुका है। यह सुनकर दिनेश घबरा गया। उसने पुलिस को बताया कि वो और वीना अपनी मर्जी से घर छोड़कर नई जिंदगी बसर करने के लिए निकले थे और तिफरा में किराए का मकान लेकर खुशी खुशी रह रहे थे। आज उसकी मां चमेली आई और बिना बताए उसे अपने साथ ले गई। लेकिन पुलिस ने दिनेश की एक नहीं सुनी। उसके खिलाफ थाने में बांधवी की धारा 363 के अंतर्गत वीना को बहला फुसलाकर भगा ले जाने का मुकदमा दर्ज था। पुलिस ने उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। दिनेश गम का घूंट पीकर रह गया। वह यह भी साबित नहीं कर सका कि उसने वीना के साथ विवाह किया था। वैसे भी वीना से अपने पक्ष की कोई उम्मीद रखना बेवकूफी थी, क्योंकि अब वह अपनी मां चमेली के प्रभाव में थी। वह वही कहती जो उसकी मां चाहती। दिनेश के जेल जाने की खबर जब उसके घर वालों को मिली तो उन्होंने एक वकील से इस मामले की पैरवी कराई। फलस्वरूप वह 2 महीने में जेल से बाहर आ गया। जो होना था वो हो चुका था। दिनेश अब वीना को भुलाने की कोशिश करते हुए अपने परिवार के साथ रहने लगा। इसी बीच एक दिन गोल बाजार में उसे वीना मिल गई। दिनेश उससे जानना चाहता था कि उसे उसने किस बात की सजा दिलाई, इसलिए वो उसे एक कॉफी हाउस में ले गया। बातचीत हुई तो दोनों के गिले शिकवे दूर हो गए। दिनेश ने वीना का हाथ पकड़कर कहा, वीना जो भी हुआ मैं उसे भुलाने को तैयार हूं। वीना ने आंखें नीचे करके कहा, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है। दिनेश ने आश्चर्य से पूछा, क्या गलत किया मैंने? तुमने मुझसे शादी नहीं की, मुझे प्यार के बहकावे में रखकर मेरा शोषण करते रहे। क्या ये तुम्हारा फर्ज नहीं था कि मुझसे विवाह करके अपने घर ले जाते? देखो वीना, मैंने जो भी किया तुम्हारी मर्जी से किया। मैंने कभी जबरदस्ती नहीं की है। फिर भी तुमने मेरे खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराकर मुझे जेल भिजवा दिया। क्या ये सही था? तुम्हारी नीयत मुझे ठीक नहीं लगी। मां ने मुझे बताया कि शादी के बाद लड़की को सुरक्षा मिलनी चाहिए। तुम मुझे मंगलसूत्र और सिंदूर तक नहीं दे सके। अगर तुम मुझे छोड़कर भाग जाते तो मैं तो बर्बाद हो जाती। ना इधर की रह जाती ना उधर की। तुम मुझसे प्यार करते हो तो शादी क्यों नहीं की? दिनेश निरुत्तर रह गया। उसे अपनी भूल का एहसास हो रहा था। उसे वीना से ब्याह कर लेना चाहिए था। वह संभल गया। मुझसे गलती हो गई है, मैं अब तुमसे शादी करूंगा, ठीक है? वीना मौन बैठी थी। दिनेश ने उसे आश्वस्त करते हुए कहा, तुम मुझ पर अविश्वास कैसे कर सकती हो? क्या मैं बेवफा हूं? मैं तुम्हारे साथ सारी जिंदगी हंसी खुशी गुजारने को तैयार हूं। इस पर वीना ने धीमे स्वर में कहा, मैं सोच कर बताऊंगी। एक बार गलती कर चुकी हूं।
इसलिए अब मैं दोबारा कोई गलती करना नहीं चाहती। बहरहाल दिनेश और वीना में सहमति बनी कि दोनों एक बार फिर से एक दूसरे को समझेंगे, जानेंगे, तब कोई कदम उठाएंगे, ताकि पहले की तरह कोई भूल ना हो। अब जो भी कदम उठाएंगे सोच समझ कर उठाएंगे। दोनों एक बार फिर घर परिवार के बंधनों को भूलकर मिलने लगे, भविष्य के सपने बुनने लगे। वीना दिनेश के प्रभाव में आ गई थी। वह जब चाहता उसे एकांत में ले जाकर संबंध बना लेता और फिर उसे उसके घर छोड़ जाता। लेकिन इस बार भी चमेली दिनेश और वीना के बीच आकर खड़ी हो गई। इस बार कुछ ऐसा भयावह हो गया जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की होगी। 19 जून 2019 की सुबह दिनेश के मोबाइल की घंटी बजी। देखा वीना की कॉल थी। उसने कॉल रिसीव की। उधर से वीना चहकी, आज कोर्ट में तुम्हारी पेशी है ना? मैं कोर्ट आऊंगी और मैजिस्ट्रेट के सामने तुम्हारी पक्ष में बयान दूंगी। वीना की बात सुनकर दिनेश श्रीवास खुश होकर बोला, मैं तुमसे कब से बोल रहा था कि आकर मैजिस्ट्रेट के सामने बयान दे दो, लेकिन तुम टालती जा रही थी। मैं माँ के कितने प्रेशर में हूँ तुम नहीं जानते। माँ ने मेरा जीना हराम कर रखा है। एक तरह से मैं घर में कैद सी हो गई हूँ। माँ मेरी हर गतिविधि पर निगाह रखती है। मैंने बड़ी मुश्किल से कॉल किया है और आऊंगी भी। माँ आज बाहर जाने वाली ना? वीना ने ऐसे कहा जैसे उत्साह से भरी हो। चलो कम से कम तुमको सद्बुद्धि तो आई, दिनेश ने हंसते हुए कहा। 19 जून 2019 को पूर्वाह्न लगभग 11 बजे दिनेश श्रीवास न्यायालय परिसर में पहुंच गया। अब उसे अपने वकील और वीना के आने का इंतजार था, लेकिन पता चला कि उसका वकील नहीं आएगा। पेशी की तारीख आगामी किसी दिन की ली जाएगी। इससे उसे बेचैनी होने लगी। थोड़ी देर में उसे वीना आती दिखाई दी, लेकिन वो अकेली नहीं थी। उसके साथ उसकी माँ चमेली भी थी। दिनेश श्रीवास ने वीना को अगली पेशी की तारीख बताकर कहा, हमारे वकील साहब बीमार हैं, इसलिए नहीं आए। तुम्हें अगली बार आना होगा, तभी बयान हो पाएगा। वीना कुछ कहती इससे पहले ही चमेली ने बातों का सिरा अपने हाथों में ले लिया। वह बोली, दिनेश बयान तो हो जाएगा, लेकिन तुम्हें क्या लगता है वीना का जीवन बर्बाद करके तुम खुश रह पाओगे? मैंने सुना है कि तुम कहीं और ब्याह करने की सोच रहे हो। नहीं, मैं नहीं, मेरे पिताजी बात चला रहे हैं। दिनेश ने बात घुमानी चाहिए। और तुम क्या करोगे? चमेली ने दिनेश से पूछा। मैं क्या करूंगा मुझे भी नहीं मालूम। मैं पिताजी को नाराज नहीं कर पाऊंगा। उन्होंने मुझे जेल से निकलवाया है, मुझे माफ किया। मुझे लगता है आपने ठीक ही किया जो वीना को उस दिन घर से ले आई। बिना ब्याह हम लोग साथ रहना हमारे और हमारे परिवार के लिए कलंक बन जाता। दिनेश ने नजर झुकाकर कहा। मगर बेटा, चमेली ने प्यार से कहा, फिर तो वीना का भविष्य बर्बाद हो गया मानो। अब उसके साथ शादी कौन करेगा? यह सुनकर दिनेश कनखियों से वीना की ओर देखने लगा। बोला कुछ नहीं। चमेली बोली, मैं और मेरी बेटी दोनों कोर्ट में तुम्हारे हक में बयान दे देंगे, मगर तुम्हें वीना को सम्मान के साथ ब्याह कर उसे स्वीकार करना होगा। दिनेश चमेली की बात सुन अनसुनी करके दूसरी तरफ देखने लगा। चमेली को उसका यह व्यवहार बुरा लगा। उसने पुचकारते हुए कहा, दिनेश, आज क्यों ना हम पिकनिक पर चले? तो एक दूसरे से बातें भी हो पाएंगी और समझने समझाने का मौका भी मिल जाएगा। नहीं तो हमारे रास्ते अलग अलग तो है ही। चमेली की बात सुन दिनेश ने हामी भर दी। कोर्ट परिसर में से एक ऑटो लेकर तीनों पिकनिक मनाने और एक दूसरे को समझने के लिए चमेली के बताए हुए उसलापुर सकरी की ओर निकल गए। 5 जुलाई 2019 को बिलासपुर के थाना सिविल लाइंस के दर्जनों बार चक्कर लगाने के बाद दिनेश श्रीवास के पिता रविशंकर व मां नूतन अंततः आईजी कार्यालय में अपना प्रार्थना पत्र लेकर पहुंचे। प्रार्थना पत्र में उन्होंने लिखा था, हमारा बेटा दिनेश श्रीवास विगत 19 जून 2019 से लापता है। हमें शक है कि उसके साथ कुछ अनिष्ट हो गया है। हमें यह भी अंदेशा है कि उसे गायब करने में हमारी पड़ोसी वीना और चमेली का हाथ है। हम दर्जनों बार सिविल लाइंस थाना प्रभारी से मिले और गुजारिश की कि हमारे बच्चे को ढूंढे, लेकिन वह हमें टाल कर घर भेज देते थे। आईजी प्रदीप गुप्ता अपने ऑफिस में बैठे थे। अर्दली ने अंदर जाकर रविशंकर और नूतन के नाम का पेपर दे दिया। उन्होंने दोनों को तत्काल बुलाया और सामने बैठाकर पूछा, बताइए क्या बात है? इस पर दिनेश की मां ने लिखा हुआ प्रार्थना पत्र उन्हें देकर निवेदन करते हुए कहा, साहब,
हमें न्याय दिलाइए, हमारा बेटा गायब है। नूतन ने आंसू बहाते हुए जब आईजी से थाने आने जाने की आप बीती बताई तो आईजी साहब नाराज हो गए। उन्होंने तत्काल थाना प्रभारी सिविल लाइन से फोन पर बात की। उन्होंने थाना प्रभारी कलीम खान को डांटते हुए कहा, इस संवेदनशील मामले में 24 घंटे के अंदर एफआईआर दर्ज कर रिपोर्ट मेरे सामने पेश करें। आईजी प्रदीप गुप्ता के आदेश पर थाना सिविल लाइंस में हड़कंप मच गया। थाना प्रभारी कलीम खान ने तत्काल 2 सिपाही भेजकर वीना और उसकी मां को थाने बुला लिया। दोनों थाने आई तो पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करनी शुरू कर दी, लेकिन वीना ने स्पष्ट इनकार करते हुए कहा कि वो दिनेश श्रीवास से बहुत दिनों से नहीं मिली है। मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगालने पर इस बात का खुलासा हो गया कि 19 जून तक दिनेश और वीना के बीच मोबाइल पर बातें हो रही थी। एक सूत्र ने पुलिस को बताया कि 19 जून तारीख को तीनों कोर्ट में एक साथ दिखाई दिए थे। इसी सूत्र के आधार पर कलीम खान ने कोर्ट में लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालनी शुरू कर दी। एक फुटेज में तीनों को ऑटो में बैठकर जाते हुए देखा गया। पुलिस को बहुत बड़ा सूत्र मिल गया था। इस पर जांच आगे बढ़ाई गई तो वीना की मां चमेली ने 19 जून 2019 को तीनों के पिकनिक जाने की बात स्वीकार करते हुए उसकी हत्या की बात स्वीकार कर ली। चमेली ने अपने बयान में बताया कि बेटी की जिंदगी बर्बाद होते देख वह परेशान रहने लगी थी। उसलापुर सकरी में पिकनिक के दौरान दिनेश श्रीवास ने जब स्पष्ट रूप से हाथ खड़े कर दिए कि अब वह वीना का साथ नहीं निभा सकेगा, तब उसने और वीना ने मिलकर उसकी हत्या कर दी। चमेली ने बताया, पिकनिक स्पॉट में दिनेश जब दोपहर को आंखें बंद करके लेटा था तो उन दोनों ने उसके सिर पर पत्थर दे मारा, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। बाद में उन्होंने धारदार हंसिया से दिनेश का गला रेत दिया, साथ ही एक पत्थर मारकर उसका चेहरा विकृत कर दिया और उसे वहीं फेंककर वापस आ गई। दिनेश को कोई पहचान न सके इसलिए उसका मोबाइल वीना ने अपने पास रख लिया। पुलिस ने चमेली और वीना के बयान के आधार पर दिनेश की खोजबीन की तो उन्हें उसलापुर के कोकने नाला में दिनेश का क्षत विक्षत शव मिल गया। पुलिस ने वीना और चमेली को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ भांदवी की धाराओं 302, 120 बी के तहत केस दर्ज कर दिया गया। पूछताछ के बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां से उन्हें सेंट्रल जेल बिलासपुर भेज दिया गया। आप सुन रहे हैं बेगम बनने की चाह में। अपनी शादीशुदा जिंदगी की दहलीज लांघ चुकी पिंकी सारी हदें तो पहले ही तोड़ चुकी थी, लेकिन जब अवैध संबंधों की चाह शादी के साथ वचन भी तोड़ दे तो अपराध को जन्म लेते देर नहीं लगती। सुनते हैं कहानी बेगम बनने की चाह में। 28 अक्टूबर 2018 की बात है। सुबह के 11 बज चुके थे। देवास शहर के थाने सिविल लाइंस के टीआई विवेक कनोडिया अपने ऑफिस में बैठे थे। तभी एक महिला उनके पास आई। उसने टीआई को अपने पति के गुम होने की बात बताई। उस युवती ने अपना नाम पिंकी बताकर कहा कि वह विशाल सोसाइटी में अपने पति सुनील कुमार के साथ रहती है। कल करवा चौथ का त्योहार था। त्योहार के बाद पति और मैं एक ही कमरे में सोए हुए थे। सुबह जब मेरी आंख खुली तो पति बिस्तर पर नहीं थे। हमारे मेन गेट की कुंडी भी बाहर से बंद थी, जो पड़ोसी से खुलवाई। पति को कई जगह ढूंढा। जब कहीं पता नहीं चला तो थाने चली आई। मामला गंभीर था। टीआई को लगा कि या तो पति पत्नी के बीच कोई झगड़ा हुआ होगा या फिर सुनील का किसी दूसरी औरत के साथ चक्कर चल रहा होगा। लेकिन पिंकी ने लड़ाई झगड़े या पति का किसी दूसरी औरत से चक्कर की जानकारी होने से न केवल इनकार किया बल्कि बताया कि कल करवा चौथ की रात हम दोनों काफी खुश थे। पिंकी ने यह भी बताया कि सुनील अपना मोबाइल तो छोड़ गए, लेकिन घर में रखे 20,000 रुपए और कुछ चेक अपने साथ ले गए। मामला समझ से परे था। टीआई विवेक कनोडिया ने सुनील कुमार की गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पास वाले गांव बामनखेड़ा में रहने वाले सुनील के माता पिता को बुलवाकर उनसे पूछताछ की। उन्होंने बताया कि बहू बेटे हंसी खुशी साथ रह रहे थे।
सुनील देवास की एक दुकान पर काम करता था। उसने 3 साल पहले विशाल नगर में 3 कमरे का अपना मकान बनवा लिया था। इसके बावजूद वह विशाल नगर की सोसाइटी में ही रहता था। माता पिता ने अपने गांव में रहने वाले आयूब नाम के एक युवक पर शक जाहिर किया। टीआई विवेक कनोडिया ने पुलिस टीम भेजकर आयूब को थाने बुलवा लिया। उन्होंने आयूब से पूछताछ की, लेकिन कोई जानकारी निकलकर सामने नहीं आई। इसके बाद पुलिस ने सुनील के दुकान मालिक भंवर जैन से सुनील के चरित्र आदि के बारे में जानकारी जुटाई। भंवर जैन ने बताया कि सुनील उनकी दुकान में कई सालों से काम कर रहा है। वह काफी ईमानदार व भरोसे का आदमी है। दुकानदार ने सुनील के प्रेम प्रसंग व नशाखोरी की आदत से भी इनकार किया। पिंकी से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसके पास कोई पर्सनल फोन नहीं है। पति ही अपने पास मोबाइल रखते थे जो वो घर पर छोड़ गए। टीआई ने सुनील के फोन की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो उससे कोई लाभ नहीं हुआ। इससे मामला धीरे धीरे अंधकार से घिरने लगा। इधर सुनील के माता पिता 10 दिन तक थाने के चक्कर लगाते रहे। बेटे के बारे में कोई पता नहीं लगने की बात पर वह उदास मन से गांव लौट जाते। इसी तरह 3 महीने बीत गए। एक रोज जब सुनील के पिता मायाराम थाना सिविल लाइंस पहुंचे तो टीआई विवेक कनोडिया ने इस बात पर गौर किया कि सुनील के पिता तो अपने बेटे की खोज खबर के लिए थाने आते हैं, लेकिन सुनील की पत्नी पिंकी गुमशुदगी दर्ज कराने के अलावा एक बार भी थाने नहीं आई। इस पर उन्होंने मायाराम से सुनील की पत्नी पिंकी के बारे में पूछा तो वो बोले, उसे क्या फर्क पड़ना है साहब, उसे तो कोई दूसरा आदमी मिल जाएगा। वो तो अपने माँ बाप के घर जाकर बैठी है और बुलाने पर भी नहीं आ रही है। मायाराम की बात सुनकर टीआई विवेक कनोडिया समझ गए कि इस मामले की बागडोर पिंकी के हाथ में है। उन्होंने तुरंत कांस्टेबल कनेश को भेजकर पिंकी को थाने बुलवा लिया। पूछताछ के बाद उन्होंने पिंकी को हिदायत दी कि जब तक इस केस की जांच ना हो जाए तब तक वह देवास छोड़कर कहीं ना जाए, ना मायके और ना ही कहीं और। टीआई गोपनीय तरीके से पिंकी पर नजर गड़ाए हुए थे। उन्हें उसकी एक एक हरकत की खबर मिल रही थी। उन्होंने अपने खबरी पिंकी के आसपास लगा रखे थे। टीआई के खबरी ने उन्हें बताया कि पिंकी दिन भर किसी से फोन पर बात करती रहती है। ये सूचना मिलने के बाद टीआई ने सुनील के मोबाइल की कॉल डिटेल्स निकलवाई तो पता चला कि उस मोबाइल पर तो किसी का फोन आया ही नहीं था। फिर पिंकी किस फोन पर बात करती है? पिंकी ने ये पहले ही बता दिया था कि उसके पास कोई दूसरा मोबाइल नहीं है। टीआई समझ गए कि सुनील के लापता होने का राज पिंकी के दूसरे मोबाइल पे छिपा हो सकता है। इसीलिए 5 जनवरी 2019 को उन्होंने ये सारी जानकारी एएसपी देवास को दे दी। फिर एएसपी के निर्देश पर उन्होंने एक टीम पिंकी के घर भेजी। पुलिस टीम ने पिंकी के घर की तलाशी ली तो गेहूं की बोरी में छिपा कर रखा गया एक मोबाइल पुलिस के हाथ लग गया। मोबाइल हाथ आते ही पिंकी का चेहरा उतर गया। पुलिस ने उस मोबाइल फोन का कॉल लॉग चेक किया तो पता चला कि उस मोबाइल पर दिन भर में 20 बार केवल एक ही नंबर से फोन आता जाता था। जांच के बाद वह नंबर पड़ोस में रहने वाले अनवर शाह का निकला। इस आधार पर जब पुलिस ने पिंकी के साथ थोड़ी सख्ती की तो वो टूट गई। उसने स्वीकार कर लिया कि प्रेमी अनवर शाह के साथ मिलकर उसने पति की हत्या कर लाश एक खेत में दबा दी है। पुलिस ने उसी समय अनवर शाह को भी उसके घर से उठा लिया। चूंकि पिंकी पहले ही पूरी बात बता चुकी थी, इसीलिए अनवर ने भी बिना किसी टाल मटोल के अपना अपराध स्वीकार करते हुए पास के गांव नारायणपुर स्थित अपने खेत में दफन सुनील की लाश बरामद करवा दी। पुलिस ने अनवर और पिंकी से विस्तार से पूछताछ की तो सुनील की हत्या की जो कहानी सामने आई वह इस प्रकार थी। मध्य प्रदेश के भैंसोड़ा गांव की रहने वाली पिंकी बचपन से ही काफी खूबसूरत और चंचल स्वभाव की थी। उसका काम दिन भर गांव की गलियों में धमा चौकड़ी मचाना था। बताते हैं कि इस दौरान किशोरावस्था में ही गांव के कुछ युवकों ने उसके चंचल स्वभाव का फायदा उठाकर उसके साथ यौन संबंध बनाने शुरू कर दिए थे। पिंकी को भी ये सब अच्छा लगता था। इसी वजह से उसके माँ बाप ने काफी कम उम्र में ही उसकी शादी बामनखेड़ा में रहने वाले सुनील कुमार के संग कर दी थी। सुनील सीधा सच्चा युवक था।
पत्नी को वो जितना प्यार करता था उतना ही अपने माता पिता का सम्मान भी करता था। यह बात पिंकी को अच्छी नहीं लगती थी। वह ससुराल से दूर रहना चाहती थी, इसीलिए सुनील पर गांव छोड़कर शहर में रहने के लिए दबाव बनाने लगी, जिसके चलते करीब 10 साल पहले सुनील देवास में आकर विजय रोड स्थित एक दुकान पर नौकरी करने लगा। धीरे धीरे पैसे जोड़कर उसने विशाल नगर में एक मकान भी बनवा लिया। पिंकी अब तक 2 बच्चों की मां बन चुकी थी। उम्र भी 30 साल के आसपास पहुंच गई थी, लेकिन उसकी सुंदरता में वो कसक अभी बाकी थी जो किसी को भी अपना दीवाना बनाने की कुव्वत रखती थी। विशाल नगर में पिंकी के पड़ोस में अनवर शाह रहता था। अनवर खेती के अलावा ट्रैक्टर चलाने का काम करता था। कोई 2 साल पहले एक रोज उसकी नजर सुबह सुबह धूप में बैठकर बाल सुखाती पिंकी पर पड़ी तो वो उसके हुस्न पर फिदा हो गया। अनवर औरतों का पुराना खिलाड़ी था। अपने खेत में काम करने वाली कई महिलाओं के साथ उसके यौन संबंध थे। जिस दिन उसने पिंकी को देखा उसी दिन से उसे पाने की कोशिश करने लगा। इसके लिए उसने सबसे पहले सुनील से दोस्ती बढ़ाई और इस बहाने उसके घर आने जाने लगा। यही नहीं, वो जब भी सुनील के घर आता उसके बच्चों के लिए खाने पीने की चीजें जरूर ले जाता। इसका नतीजा ये निकला कि कुछ समय बाद वो बच्चों को टॉफी चॉकलेट देने के बहाने ऐसे समय पर भी सुनील के घर आने लगा जब पिंकी घर पर अकेली होती थी। अनवर था औरतों का शिकारी। पिंकी के साथ भाभी का रिश्ता तो वो पहले ही बना चुका था, सो कभी कभी 2-4 मिनट रुककर उससे बात भी करने लगा। अनवर जानता था कि कहानी 2-4 मिनट से ही शुरू होकर पूरी रात तक पहुंचती है, इसीलिए इस दौरान मौका मिलने पर वो पिंकी की सुंदरता की तारीफ करने से भी पीछे नहीं रहता था। इतना ही नहीं, कभी कभार पिंकी की गोद से उसका बच्चा अपनी गोद में लेने के बहाने वो उसके नाजुक अंगों को छूने की भी कोशिश करता था। इससे पिंकी को जल्द ही अनवर के मन की बात समझ आ गई। इसके बाद उसके दिमाग में अनवर की चाहत लावा बनकर फूटने लगी। इसलिए उसने भी अनवर के लिए अपने मन की लगाम को ढील देना शुरू कर दिया। इससे अनवर समझ गया कि मछली दाना निगल चुकी है। 2 साल पहले वो ईद के दिन जानबूझकर ऐसे समय पर पिंकी के घर गया जब सुनील घर पर नहीं था। अनवर को देखकर पिंकी ने मुस्कुराते हुए उसे ईद की बधाई दी। अपनी मुबारकबाद अपने पास ही रखिए, मुझे नहीं चाहिए। अनवर ने गुस्सा होने का नाटक करते हुए कहा। क्यों, मेरी मुबारकबाद में ऐसा क्या खोट है जो तुम्हें नहीं चाहिए? पिंकी ने पूछा। अरे मुबारकबाद देनी ही है तो गले मिलकर दो। मालूम है आज सुबह से मैंने किसी को मुबारकबाद नहीं दी। छिपकर घर में बैठा था कि सबसे पहले आपसे ही मुबारकबाद लूंगा, इसलिए मुबारकबाद देनी है तो गले मिलकर दो। अच्छा बाबा, अंदर आ जाओ या बाहर दुनिया के सामने गले लगूंगी। कहते हुए पिंकी उसे अपने साथ अंदर ले आई, फिर गहरी सांस लेते हुए उसके गले से लिपट गई। अनवर को इसी मौके का इंतजार था। इसके बाद वो समझ गया कि पिंकी पूरी तरह से उसके जाल में फंस चुकी है। इसलिए उसने पिंकी को तभी अपनी बाहों से दूर किया जब उसने अगले दिन दोपहर में मिलकर उसके साथ एकांत में कुछ पल बिताने का वादा किया। पिंकी की हाँ सुनते ही अनवर ने जेब से नया चमचमाता मोबाइल फोन निकालकर उसके हाथ में देते हुए कहा, ये लो, दीवाने का ईद का पहला तोहफा। जब भी मौका मिले मुझे फोन लगा दिया करो। पिंकी ने उसके हाथ से मोबाइल लेकर चुपचाप छुपाकर रख दिया ताकि उस पर सुनील की नजर ना पड़े। पूरी रात पिंकी और अनवर ने अपने अपने घरों में बेचैनी से काटी। दूसरे दिन सुबह होते ही जब सुनील दुकान पर जाने के लिए घर से निकला, पिंकी ने नए मोबाइल से अनवर को फोन लगाकर कह दिया कि वह दोपहर होने का इंतजार नहीं कर सकती, इसीलिए वह अभी घर आ जाए। अनवर को भला क्या एतराज हो सकता था, इसीलिए वो उसी वक्त पिंकी के पास पहुंच गया। घर का दरवाजा बंद करके उन्होंने 2 घंटे तक मौज मस्ती की। इसके बाद तो ये रोज का सिलसिला हो गया, कभी सुबह तो कभी शाम तो कभी दोपहर। मौका मिलते ही पिंकी अनवर को फोन लगाकर घर आने का न्योता दे देती थी। कभी कभी फोन करके अनवर खुद उसके पास पहुंच जाता था। कहानी 2 साल तक नियमित रूप से चलती रही। नतीजतन पहले मोहल्ले वालों को और फिर सुनील को पिंकी और अनवर के रिश्ते पर शक होने लगा।
सुनील को जब ये लगने लगा कि पिंकी और अनवर के बीच में कुछ चल रहा है, तो उसने पिंकी से साफ कह दिया कि मेरी गैर मौजूदगी में अनवर को घर के चौखट के अंदर ना बुलाए। अगर वो आए भी तो बाहर से ही बात करके उसे चलता कर दे। सुनील के इस फरमान के बाद अनवर और पिंकी की मौज मस्ती पर ब्रेक लग गया, क्योंकि पिंकी को शक था कि उसने अगर अनवर को कमरे में अंदर आने दिया तो इसकी खबर सुनील तक जरूर पहुंच जाएगी। इसलिए कुछ दिनों तक दोनों फोन पर ही बात करके मन को समझाते रहे। लेकिन ऐसा कब तक चलता? अंततः अनवर ने ही एक रास्ता निकाला। उसने पिंकी के मिलन के लिए एक जगह तय कर ली। फिर तो पति का डर छोड़कर पिंकी अनवर के पास उस जगह जाने लगी। लेकिन इस दौरान पिंकी और अनवर दोनों ही डरे हुए रहते थे। इसी के मद्देनजर अनवर ने एक दिन पिंकी को सलाह दी कि यदि वो किसी तरह सुनील से छुटकारा पाले तो वो उसे अपनी बेगम बनाने के लिए राजी है। इतना ही नहीं, उसने ये भी वादा किया कि वो उससे शादी करने के लिए अपना धर्म तक बदलने को तैयार है। पिंकी अनवर की बातों में आ गई, जिसके बाद दोनों ने सुनील से छुटकारा पाने के लिए उसकी हत्या करने की ठान ली। इसी बीच करवा चौथ का त्योहार पास आ गया। पिंकी इस बार करवा चौथ अनवर के साथ मनाना चाहती थी, इसलिए उसने अनवर से कहा कि करवा चौथ से पहले वो सुनील को रास्ते से हटा दे। लेकिन दोनों को मौका नहीं मिल पाया, तो पिंकी ने करवा चौथ की रात में सुनील की हत्या करने की योजना अनवर को समझा दी। पिंकी की योजना अनवर को सही लगी। योजना अनुसार अनवर ने नींद की गोलियां लाकर पिंकी को दे दी। करवा चौथ की रात पिंकी ने दुल्हन की तरह श्रृंगार किया और पूजा के बाद सुनील को नींद की गोलियां मिला दूध पीने को दिया। सुनील को दूध पीने की आदत नहीं थी, सो उसने मना किया। तो पिंकी ने मुस्कुराते हुए कहा, हर करवा चौथ पर औरत की नई सुहागरात होती है, इसीलिए कम से कम आज तो दूध पीने से मना मत करो। जाहिर है पत्नी की ऐसी बात सुनील कैसे टालता। उसने मुस्कुराते हुए एक ही बार में दूध का पूरा गिलास खाली कर दिया। ये देखकर पिंकी खुश हो गई और उसे बिस्तर पर लिटाकर बच्चों को सुलाने के बहाने दूसरे कमरे में चली गई। सुनील से उसने कह दिया था कि बच्चों को सुला कर आती है। गोलियों के असर से सुनील कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गया। ये देखकर पिंकी ने अनवर को फोन कर घर आने के लिए कहा। अनवर ने सुनील की हत्या करने के बाद उसकी लाश ठिकाने लगाने का भी प्लान बना लिया था। इसलिए योजना के अनुसार वो अपने ही घर के पास रहने वाले रफीक नाम के नाबालिग लड़के को बुलाकर पिंकी के यहाँ ले गया। पिंकी और अनवर ने गहरी नींद में सोते हुए सुनील का गला दबाकर हत्या कर दी। सुनील की हत्या करने के बाद अनवर को पिंकी के साथ मौज मस्ती करनी थी, इसलिए उसने तब तक के लिए रफीक को दूसरे कमरे में भेज दिया। इसके बाद सुनील का शव पलंग से नीचे उतारकर पिंकी उसी पलंग पर अनवर को लेकर लेट गई। लगभग घंटे भर बाद अनवर ने बिस्तर से उठकर अपने कपड़े पहने और सुनील की लाश बोरे में भरी। फिर उस बोरे को वो रफीक की मदद से अपने खेत पर ले गया। जाने से पहले उसने पिंकी को पूरा पाठ पढ़ा दिया कि पुलिस को क्या बोलना है। उसके घर का दरवाजा बाहर से बंद करता गया। अनवर ने नारायणपुर के अपने ही खेत में पहले ही शव दफन करने के लिए गड्ढा खोद रखा था, इसलिए उसने लाश को खेत पर ले जाकर दफन करने के बाद पिंकी को मोबाइल पर काम हो जाने की खबर दे दी। ये खबर पाकर पिंकी अनवर की बेगम बनने के सपने देखते हुए गहरी नींद में सो गई। योजना अनुसार पिंकी ने दूसरे दिन सुबह होने पर पड़ोसियों को आवाज लगाकर अपना दरवाजा खुलवाने के बाद सुनील के रात में लापता हो जाने की बात बता दी। लोगों के दिमाग से सुनील के गायब हो जाने की बात उतर जाए, इसलिए वो देवास छोड़कर अपने बच्चों के साथ मायके में जाकर रहने लगी थी। उसकी योजना 4-5 महीने बाद देवास वापस आकर अनवर की बेगम बनकर रहने की थी, लेकिन सिविल लाइंस टीआई की टीम ने उसका सपना पूरा होने से पहले ही उसे और उसके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया। पिंकी और उसके प्रेमी अनवर शाह से पूछताछ के बाद पुलिस ने उन्हें न्यायालय में पेश कर जेल भेज दिया। नाबालिग रफीक से पूछताछ कर उसे बाल न्यायालय में पेश कर
बाल सुधार गृह भेजा गया।